देखो बच्चों, अब जो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं अध्याय जो पहला आप पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 3 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 3 में जो दिया हुआ है जो है एक बहुपद दिया हुआ है जो कि द्विघात का बहुपद है। इस द्विघात के बहुपद को आपको गुणनखंड करना है। कौन सी विधि से करना है? मतलब फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे? आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब हो गया मध्य पद को तोड़ना है, जिसको कि आप 9th में पहले पढ़ चुके हैं। ये आपका एक प्रकार से रिपीट, तो इसका फायदा आपको उठाना है। कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। मैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर चल रहा हूँ क्योंकि अपन 9th में पढ़ चुके हैं, तो सीधे सीधे प्रश्न के आधार पर इसको बनाएंगे। समझते हैं। देखिए, आपको एक प्रश्न दिया हुआ है x² - 3x - 4, ये दिया हुआ है आपके पास। तो आप इसको थोड़ा सा जमा के लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा दिखता है। अगर हम इसको px के फॉर्मेट में लिखते हैं तो थोड़ा स्मार्ट टाइप दिखता है। -4 आपने ऐसा लिख दिया। सबसे पहले चेक करेंगे, जब भी इस क्वेश्चन को बनाने लगेंगे तो चेक क्या करना है उसमें कि यह जो घात जो बहुपद है ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ax की घात 2 धन bx धन c इस फॉर्मेट में जमा होना चाहिए। अगर नहीं जमा है तो आप उसको आगे पीछे करके जमा लीजिए। यानी पहले घात 2 वाला पद, फिर घात 1 वाला पद, फिर शून्य, मतलब घात 0 वाला पद, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। पहले आप स्क्वायर वाला टर्म लीजिए, फिर लीनियर टर्म लीजिए, घात 1 वाला टर्म लीजिए, इसका पावर कितना 1 है और इसका पावर कितना 0, यानी कि कांस्टेंट टर्म है। इस प्रकार इसको जमा लेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जमा हुआ है x² - 3x - 4। देखिए, घात 2 वाला टर्म है, घात 1 वाला टर्म है, और ये बिना x वाला या बिना चर राशि वाला टर्म है, यानी कि कांस्टेंट है, स्थिरांक है। उस स्थिति पे हम जो है अब इसको आगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। इसमें कई तरीके हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने के, कई लोग कई प्रकार से बनाते हैं, तो मेरे को जो लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे। ये जो होता है, हमको टारगेट होता है a और c का गुना करना। हमको सीखना पड़ता है a और c का गुना करना। तो यहाँ पे देखते हैं इसके सामने कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर कितना है 1 है। हम इस 4 का किससे गुना करेंगे? 1 से करेंगे। हमने लिखा 4 × 1, आंसर कितना आ गया 4। अब इस 4 को हमको सॉल्व करना है। जितने भी इसके फैक्टर या गुणनखंड हो सकते हैं, जितने के भी पहाड़ी में आते होंगे, उसको आप लिख लीजिए वहाँ से। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आएगा। जैसे इस 4 को मैं जान रहा हूँ कि 2 दूनी 4 होता है। 4 को तोड़ के लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 की पहाड़ी में आता है। फिर 4 एकम 4 भी लिखा जा सकता है। अब 1 × 4 लिखिए, 4 × 1 लिखिए, मतलब एक ही, तो उसके पीछे परेशान नहीं होना है। अब प्रश्न उत्तर इतना लिखने का फायदा क्या है? इतना लिखने के बाद आपको ये देखना है जो बीच वाला प्रश्न में लिखा है मध्य, तो आप मध्य वाले पद को देखिए। क्या लिखा है यहाँ पे? ऋण 3। आपको क्या लाना है? ऋण 3। अब ये जो गुणनखंड आपने बना रखा है, इसको देख के ये सोचना पड़ेगा कि किसको जोड़ें या घटाएं तो आपको ऋण 3 मिल जाए। तो हम देखते हैं 2 में अगर 2 को जोड़ते हैं तो 4 मिल जाता है, और 2 में 2 को घटाते हैं तो 0 मिल जाता है। यानी कि हमको ऋण 3 नहीं मिला, इसलिए ये बेकार हो गया, हमारे किसी काम का नहीं। कुछ काट दीजिए। क्या बच गया? 4 और 1। 4 और 1 के बीच में देखते हैं, अगर मैं 4 में 1 को घटाता हूँ, अगर मैं 4 में 1 को घटाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 में जैसे आप 1 घटाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा धन 3। लेकिन हमको लाना क्या चीज़ है? ऋण 3। इसलिए आप इस टारगेट में रहेंगे कि ऋण 3 लाना है, तो आपको किस में घटाना पड़ेगा? 1 में 4 को घटाने से आपको ऋण 3 मिल जाएगा। तो अगले लाइन में चलते हैं। 1x घात 2 ऋण धन ले लीजिए यहाँ पर, धन 1x और ऋण 4x ऋण 4। अभी आपको मैंने बताया, देखो x की घात 2 को जस का तस लिखा, कोई अंतर नहीं, एज इट इज हमने इसको उतार दिया। यहाँ पर -4 को भी एज इट इज लिखे, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किए हैं, एज इट इज लिखे हैं। अब -3x लिखा हुआ है यहाँ पर, -3x है। इस -3x को हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम x तो दोनों के साथ आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x है। अब 1 में मैं -4 को करूँगा। अब देखो दोनों को घटा के आप देख लीजिए, एक बार अपना दिमाग लगा लीजिए। -4 में से अगर अपन +1 को माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या मिल रहा है? -3 मिल जाना है। तो सॉल्व करने से क्या मिल जा रहा है? -3, यानी कि सही है। अब इसकी 2 की जोड़ी बनाइए, पहला 2 और ये दूसरा, दोनों का पेयर बना लीजिए। पेयर बनाने के बाद आप देखेंगे दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यानी कि दोनों में क्या चीज उभयनिष्ठ है। तो एक तो दोनों में तो एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। x और x दोनों में x दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे x ले लिया। अब चूंकि यहाँ पे 2 बार x था, इसलिए 1 बार x बच गया मेरे पास, और यहाँ पे चूंकि कुछ नहीं बचा है, x तो बाहर हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1। ब्रैकेट जैसे बिना ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के बगैर आप लिखते हैं तो वैल्यू गलत हो जाएगी, 0 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, ये जैसे ही खत्म हुआ ये माइनस आए, प्रकार से हम उसको
माइनस देखिए, माइनस लेने के बाद देखते हैं इन दोनों में 4 4 दिख रहा है आपको, दोनों में 4 4 दिख रहा है, तो हम इस 4 को कॉमन ले लिए, अब ब्रैकेट यूज करेंगे, जो बाहर आना तो वहां आ चुका, x बचा यहाँ पर। जैसे ही ऋण चिन्ह को बाहर लेते हैं, सीधा नियम बना लो आप अपने दिमाग में कि माइनस कॉमन लेते ही अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, चाहे धन है तो ऋण लिख देंगे, ऋण रहेगा तो धन लिख देंगे, चेंज कर देना उसको। ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस लिखा है, यानी कि अंदर का साइन चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे ऋण की जगह क्या लिख दिए, धन। अब ये 4 बाहर हो चुका है, अब यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, तो कुछ नहीं बच रहा है, कितना बचेगा 1, 4 1 जा 4। देखो यहाँ पे एकदम सेम टू सेम आएगा, अगर यहाँ पे एक जैसा नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इसलिए आपका टारगेट हो जाता है कि ये दोनों बराबर ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप क्लियर है कि आप गलत है। अब देखो ये दोनों में एक जैसा है, तो फिर से एक प्रकार से उभयनिष्ठ हो गया, तो हम इसको एक बार लिख देते हैं और दूसरे कोष्टक में उस मानों को लिखेंगे जो बच जाते हैं। क्या बच गया, ये वाला x, और इसके सामने क्या बचा, ये -4, इस -4 को चिन्ह समेत लिखना है, कई लोग इसको छोड़ देते हैं, अपने मन से धन चिन्ह ऋण चिन्ह लगा देते हैं, ऐसा नहीं, आपको जो चिन्ह है उस चिन्ह समेत लिखेंगे, वही उसकी वैल्यू होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल सा चीज है ये, गुणनखंड जो है प्रश्न बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, कोई बहुत कठिन वाले प्रश्न नहीं, आप इसको आराम से बना सकते हैं। एक आध और प्रश्न देखते हैं ताकि आप एकदम कंफर्म हो जाएं कि ऐसा ही बनता है। एक क्वेश्चन लेते हैं 6x² - 7x - 3, ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है उसमें, ये 9th नंबर क्वेश्चन है, 6x² - 7x - 3। इसको भी सिस्टम के साथ लिखते हैं, पहले इसको px के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 6x² - 7x - 3। सिस्टम को फॉलो करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 कितना हो गया 18, कहाँ से आया, तो 6 और 3 को गुणा करके आया 18। पहले वाले पद को जस कर तस लिख दिया मैंने। अब 18 किस किस के गुणनखंड में आ सकता है, तो एक तो हर बच्चा जानता है कि 18 गुणित 1 करेंगे तो 18 ही आएगा। फिर मैं जानता हूँ कि 6 3 18 होता है, फिर हम जानते हैं 9 दूनी 18 होता है, और भी होता है, तो आप उसको पूछ के लिखिए। अब देखते हैं 18 एकम 18 आया था, अब मेरा टारगेट क्या है, मध्य पद को देखना है। मध्य पद में कितना है, यहाँ पे ऋण 7, हमको लाना क्या चाहिए, ऋण 7, तो टारगेट की ओर चलते हैं। 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा, घटाएंगे तो 17 होगा, यानी कि 7 नहीं आया। 6 में से 3 जोड़ने से 9 होता है, घटाने से 3 होता है, इसलिए ये भी बेकार हो गया क्योंकि इससे भी 7 प्राप्त नहीं हो रहा है। अब अगला हमारे पास है 9 गुणित 2, 9 में यदि 2 को घटाता हूं तो 7 मिल जाता है, एकदम सही है, लेकिन मेरे को लाना क्या चीज है, ऋण 7। मेरा टारगेट कहां पर है, ऋण 7 के टारगेट, हम अपने टारगेट की ओर चलेंगे। टारगेट कहां पर है, ऋण 7, इधर उधर नहीं घूमना है, अनावश्यक दिमाग नहीं लगाना है, आपका टारगेट है ऋण 7, आप ऋण 7 की ओर जाइए। आपको ऋण 7 लाना है, तो हम जानते हैं कि जब हम छोटे चीज में बड़े चीज को घटाएंगे तभी ऋणात्मक उत्तर आएगा, तो इसमें छोटा कौन सा है 2 और बड़ा कौन सा है 9, तो छोटे में हमने घटा दिया यहाँ पे 2, हमने यहाँ पे लिखा धन 2x ऋण 9x ऋण 3। कैसे आ रहा है, क्लियर हो रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, इन दोनों की जोड़ी बनी है, इन दोनों की जोड़ी बन गई। यहाँ पर देखिए ये 2 दिख रहा है, दोनों में छोटा चीज कौन सा है 2, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ से भी 2 निकल रहा है और यहाँ से भी 2 निकाल सकते, अपन 6 नहीं ले सकते, क्यों, फिर 6 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 6 का पहाड़ा से नहीं आ रहा है, तो कम है, इसलिए 6 तो नहीं ले सकते, तो जो कम वाली चीज है उसको आप लेंगे। कम वाली चीज कौन सा दिख रहा है 2, तो हम 2 को देखते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तो बाहर आ जाएगा। x यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, दोनों जगह पे x है, तो हमने यहाँ पे x निकाल दिया, तो क्या बच गया, अब गुणनखंड की बात, 2 तिया 6, तो 3 बचा, जब गुना करेंगे तो वापिस ये मिलना चाहिए, तो 2 तिया 6, मन में करके देख लो। कई बार अपन क्या कर देते हैं, अपने मन से 2 यहाँ लिखे और यहाँ पे 4 लिख दिए, 2 निकाल लिया तो 4 बचा, ऐसा नहीं, 2 चौक 8 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमको गुना के रूप में तोड़ के देखना है, 2 तिया 6, तो ये 2 तिया 6, बच कितना गया x, धन आपने ये 2x पूरा पूरा बाहर ले लिया है, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसलिए 1 बचेगा। अब फिर ये माइनस आ गया, सामने माइनस है, अभी पहले प्रश्न में माइनस आ गया, तो मैंने माइनस को बाहर लिखे थे इस चीज को। फिर देखते 3 का पहाड़ा पढ़ के 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 बाहर आ गया,
तो ये आ गया आपके पास 3x ऋण 1 धन 1 धन 1 आएगा। क्यों कि जैसे ही आपने ऋण चिन्ह लिया तो अंदर के चिन्ह को क्या करना है, आपको बदल देना है। ये आपका पहला और ये दूसरा ब्रैकेट दोनों इक्वल आ गया, यानी हम सही बना रहे हैं। 3x धन 1 बाहर रखिए, इसको बच क्या गया 2x और ये वाला ऋण 3, तो आप लिख दीजिए 2x और ये ऋण 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको 2 प्रश्न बता दिए। अब इसमें और कोई भी कठिन सरल प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। आप प्रश्नों को देख लीजिए, करीब 9-10 प्रश्न है, 12 प्रश्न दिए गए हैं। सिस्टम यही रहेगा बनाने का, लगभग सभी सवाल ऐसे ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी के प्रश्न नहीं है। आप इसको बनाएंगे, लगभग सभी प्रश्न आपके बन जाएंगे इससे।